गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एक सेक्शन को रीड किए थे, है ना, जिसमें से था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और दूसरा था पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, हम लोग रिजल्ट जानते हैं। एक बार मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ और उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आज यहाँ पे करवाऊँगा। विशेष क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपको याद में रखना है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और किसी भी पी पॉइंट x1 कॉमा बाई 1 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है तो डैट d इज इक्वल टू ए एक्स वन बी बाई 1 प्लस सी का मॉड वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और दूसरा चीज़ जो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन का मॉड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आप दो लोगों को ये वाला फार्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो आज हम इसी फार्मूले पे एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट। मतलब आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 5x माइनस 12 बाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा वो बनेगा 5x माइनस 12 बाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। हम लोग ये चीज़ सीखे हैं कि अगर हमको किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, एक्स और वाई का जो टर्म्स होता है वो एज इट इज लिखाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन है। अब आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन इज, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन इज 4 यूनिट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं 26 माइनस लेमडा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है तो 26 माइनस लेमडा अपॉन इसका मान 13 होगा इज इक्वल टू 4। और इसके लिए जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है मॉड वैल्यू ऑफ 26 माइनस लेमडा का मॉड इज इक्वल टू 52। और जब हम लेमडा बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं 26 माइनस लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 52। और लेमडा के लिए हम सॉल्व करना चाहें तो लेमडा के लिए सॉल्व करके लिखा जा सकता है 26 माइनस प्लस 52। तो आंसर आ जाएगा, लेमडा का 2 मान निकल कर आएगा, एक आएगा -26 और दूसरा आ जाएगा 878। आई होप इतना होना चाहिए। देखिएगा आ रहा है क्या, है ना। जैसे ही आपने लेमडा निकाल लिया तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 5x माइनस 12 बाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा 5x माइनस 12 बाई प्लस 78 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आंसर हो सकता है। क्यों आंसर हो सकता है, इसका डायग्राम देखिएगा कि अगर ये गिवन लाइन है 5x माइनस 12 बाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0 तो इससे 4 यूनिट पे एक लाइन इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरा 4 यूनिट पे एक लाइन नीचे की ओर एग्जिस्ट कर सकता है। इस कारण ये दो लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ये पहले वाले लाइन का इक्वेशन है और ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है। क्लियर होता है ये बात। तो हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आखिर हमारे पास रिजल्ट में दो आंसर क्यों है। इस कारण से है क्योंकि एक लाइन के पैरेलल 4 यूनिट पे दो रियल लाइन एग्जिस्ट
कर सकता है, उसी दोनों रियल लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कशन किए थे, इसको एक बार दोबारा देखिएगा क्योंकि बच्चा हमसे पूछना चाह रहा था दोबारा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग वापस से डिस्कशन करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का ये क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ओरिजिन से एक लाइन गया हुआ है OA, है ना, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4 और बी पॉइंट भी दिखाया हुआ है और सी पॉइंट भी दिखाया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी डायरेक्टली। हमको कोऑर्डिनेट ऑफ बी आंसर नहीं पूछा जा रहा है, हमसे आंसर पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी के बारे में। तो ये पैरामेट्रिक का एक अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, तो ए का कोऑर्डिनेट साथ में रिलेशन जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि OA = 2AB। इसका मतलब ये हो गया कि हम सबसे पहले OA कैलकुलेट कर लेंगे 5। यहाँ से AB के लिए अगर रिलेशन निकालेंगे तो AB का जो डिस्टेंस होगा वो 5/2 होगा और BC का जो लेंथ होगा वो 5/4 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, अब हमको सिंपली पैरामेट्रिक सॉल्व करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमको B का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ B, पहला चीज हम लोग लिखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ B, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ B। देखिएगा B का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 135 डिग्री एंगल होगा। पहला बात क्लियर होता है। दूसरा, ए से अगर हम B का पोजीशन देखें तो वो नीचे की ओर पोजीशन है। तो हम लोग B का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, B का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 = दिस, अब y1 = दिस, है ना। तो x1 -r = AB cos 135 डिग्री। और दूसरा जो लिखेंगे B का कोऑर्डिनेट वो लिखेंगे 4 - AB sin 135 डिग्री। ये दो वैल्यू आ गए आपके पास। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस AB का जो मान है वो है 5 2√2, 4 - 5/2√2। पहला बात क्लियर होता है ये, है ना। सिंपली हमको B का कैलकुलेशन कर लेना है। B के लिए हम ये कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसको ये लिखा हुआ है 6√2 - 5/2√2 और ये लिखा हुआ है 8√2, ठीक है, -5/2√2। सभी को ये बात दिखता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस में C का कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो B का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, ठीक है, कि B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, ये B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब C का डिस्टेंस, C के लिए कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C, C का कोऑर्डिनेट के लिए। C के कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो लिख सकते हैं, इसको आप x2/2 मान लीजिए, x2,/2, है ना। तो ये x2,/2 हो गया। हम डायरेक्टली x2,/2 के टर्म में लिखेंगे कोऑर्डिनेट, तो लिख सकते हैं x2 प्लस, अब यहाँ पे जो हमको पोजीशन लेना होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, साइन ऊपर है, तो हम इसमें प्लस लेंगे। तो x2 प्लस, ठीक है, BC cos 45 डिग्री, साथ में लिखा हुआ है by2 प्लस BC sin 45 डिग्री, ठीक है। x2 का कोऑर्डिनेट पता है, BC का लेंथ हमको पता है, वैल्यू पुट करेंगे 6√2 - 5/2√2 प्लस BC = 5/4 cos 45 = √2, कॉमा by2 का कोऑर्डिनेट हमको पता है 8√2 - 5/2√2 प्लस BC का मान पता है 5/4√2। देखना, एक बात को और ध्यान रखना होगा हमको, हम यहाँ पे कैलकुलेशन cos 135 का जो मान होता है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6√2 प्लस 5 प्लस इंटू 2 प्लस 5/4√2, ठीक है। पहला बात एलसीएम ले लिया सिंपली। इसको भी लिखा जा सकता है
टू 8√2 माइनस 5 प्लस 5/4√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, 12√2 प्लस 15/4√2, और इसके लिए लिख सकते हैं 16√2 माइनस 5/4√2, है ना। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पैरामीट्रिक यूज करने जा रहे हैं, तो पोजीशन पे मैंने बताया था कि इस पे एक ऊपर की ओर कोऑर्डिनेट लेंगे सेम डिस्टेंस पे, दूसरा नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर ले रहे हैं तो प्लस साइन के साथ, और नीचे की ओर लेंगे तो माइनस साइन के साथ। यहाँ पे भी हमारे पास दो पोजीशन बनता है बी के रिगार्डिंग, प्लस सी ऊपर दिया हुआ, सी ऊपर दिया हुआ और दूसरा नीचे सेम डिस्टेंस पे, है ना। तो लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है, पैरामीट्रिक जब कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं तो उस पोजीशन से जिसके रेफरेंस में हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट लेने जा रहे हैं, वो उस पॉइंट से ऊपर है या नीचे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस और माइनस साइन एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, इसको नोट। उसी में नेक्स्ट सेक्शन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब कौन सा, ये अपोजिट साइड आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम हम उसी को बोलते हैं, द क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के केस में हम लोग एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग बेसिकली जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, डायग्राम कैसा बनेगा पैरेललोग्राम का। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कोई भी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन कंसिडर करेंगे। मानते हैं कि A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है। दूसरा, इस लाइन का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0 है। इसके पैरेलल इस लाइन का इक्वेशन A1x B1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है, और इस लाइन का इक्वेशन A2x B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0 है ना। दिखाइए पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x और y का टर्म और यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट और इस जगह पे x और y का कोफिशिएंट सेम है। क्वेश्चन में मतलब जनरल टर्म ले रहा हूँ, जनरल लाइन का इक्वेशन लिया है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता है। अब हमको यहाँ पे एरिया निकालना होता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जनरली जो हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू P1 P2 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा क्या है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो हमारे पास आता है वो आता है P1 P2 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब इसी एरिया को अगर हम लाइन के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं C1 माइनस C2 D1 माइनस D2। ठीक है, और ये लाइन के x और y के कोफिशिएंट को A1 A2 B1 B2 के टर्म में हम लोग अरेंज कर कर इसका मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हमको सबसे पहले ये समझना है कि हम इस रिजल्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो थीटा जो दिया हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू नॉन पैरेलल लाइंस, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का तो एंगल तो 0 होगा, हम जानते हैं, है ना। और P1 P2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन या टू पैरेलल साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये मेंशन कर लेते हैं कि हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन two non-parallel lines, two non-parallel line हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये एंगल को थीटा, एंड P1 P2 इज द perpendicular distance या distance between two, shortest distance between the two parallel lines is perpendicular distance between two
पैरेलल लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को लाने से पहले हम यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट थीटा। अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम एंगल बिटवीन टू लाइन का कैलकुलेशन पहले पढ़े थे। इसी कारण कुछ एक चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हमको एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर हम इसके स्लोप के लिए बात करें तो इसके स्लोप को हम m2 बोलते हैं। इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -a2/b2। और इसके स्लोप के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस लाइन का स्लोप m1 बोलते हैं और ये स्लोप हो जाएगा -a1/b1। देखा ये बात, ठीक है। तो जब हमको स्लोप पता है तो एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा के टर्म में रिजल्ट आएगा, उसके लिए हम sin थीटा लिख सकते हैं और sin थीटा के टर्म में आपके पास आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये रिजल्ट आता कैसे है। तो हमको इसके लिए कुछ एक कंस्ट्रक्शंस करना होगा, बेसिक कंस्ट्रक्शन, जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इस रिजल्ट का। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस जगह पे, देखा ये परपेंडिकुलर P1 मान लीजिए, और इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि इसे क्रॉस करता हुआ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस जो होगा, इस लाइन का इक्वेशन को हम साइड में लिखने जा रहे हैं। ये लाइन दिया हुआ है a1x b1/e प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं P2, ठीक है। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए बात करते हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल का दुगना होगा, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। दिखा सबको ये बात, है ना। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस, है ना, इनटू हाइट। ये बात क्लियर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो बेस का मान किसके बराबर होगा। देखिएगा अगर हम बेस के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो बेस जो हमारे पास यहाँ होगा वो हो जाएगा AB, और हाइट जो होगा वो हो जाएगा P1। देखा सबको ये चीज़, है ना। इसी बात से हम लोग यहाँ पे लिखें तो दैट इज इक्वल टू P1 AB। क्लियर होता है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको अब AB कैलकुलेट करना है, क्योंकि AB का लेंथ नहीं दिया हुआ है, और AB हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इस ट्रायंगल। अब हम लोग इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे AB, और इसको मान लीजिए E। नाउ इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AEB में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है। अब इस थीटा को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हमको एक्चुअली में AB का मान P2 के टर्म में निकालना है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो P2 को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन से, और P1 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन से। इस कारण मैंने P1 के टर्म में रिजल्ट को ले आया। अब AB का मान P2 और थीटा के टर्म में ले आते हैं, क्योंकि थीटे के कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि स्लोप का मान पता रहेगा। अगर इक्वेशन दिया हुआ है वहां से हम tan थीटा निकालकर sin थीटा का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में चेक करना है कि हम लोग को AB कैलकुलेट करना है। तो AB के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन, है ना, P अपॉन H। तो P कितना है भाई, P2 अपॉन
ए बी, एच का मान ए बी के बराबर है, और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए बी इज इक्वल टू पी टू बाई साइन थीटा कैलकुलेट होता है ना। अब जैसे ही आप ये वैल्यू लिखिएगा, अब आप यहाँ पे इसको रखिए, देखिएगा इधर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू P1 P2 साइन थीटा। बात क्लियर होता है? जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा वो P1 P2 साइन थीटा होगा। अब हमको ये बात सीखना है कि अगर हमको P1 कैलकुलेट करना है दिए हुए इक्वेशन में, तो हम P1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नाउ P1 कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज C2 माइनस C1 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन लिखने जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम लोग P2 कैलकुलेट करना चाहें तो दैट P2 इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज D2 माइनस D1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये दोनों तो कैलकुलेशन आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले टैन थीटा कैलकुलेट करना होगा। अगर हम टैन थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टैन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है। अब टैन थीटा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो M1 का मान मैंने लिख रखा है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस A1 बाई B1 प्लस A2 बाई B2, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस A1 A2 B1 B2, है ना। देखिए क्लियर होता है ये बात। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग इसको टैन थीटा लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A2 B1 माइनस A1 B2, और नीचे लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2। देखना, ये लिख सकते थे, है ना। तो ये किसका मान निकल कर आया? दैट वैल्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। अब जैसे ही हम टैन थीटा से साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो इसके बाद का कैलकुलेशन हमको इसके आगे लिख कर बताना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक का बात हम लोग सीखे हुए हैं कि टैन थीटा कैलकुलेट कर लिए, P1 P2 का हम लोग को कैलकुलेट करना था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अभी कैलकुलेट किए थे P1 P2 साइन थीटा। ठीक है। उसको हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे दिए हुए इक्वेशन के टर्म में, जो साइड इक्वेशन लाइन का दिया हुआ है उसके टर्म में, पैरेललोग्राम के साइड का इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके टर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम P1 कैलकुलेट करेंगे, जो कि मान C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होगा। फिर P2 कैलकुलेट करेंगे और फिर टैन थीटा कैलकुलेट करेंगे। टैन थीटा मतलब दिए हुए नॉन पैरेलल लाइन के बीच का एंगल। टैन थीटा का मान जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये थीटा एंगल है, और ये हमारे पास A2 B1 माइनस A1 B2 होगा, और ये हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 होगा। और जैसे ही हम इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा। ये कैलकुलेशन है, मैं यहाँ से याद रखता हूँ इसको। ठीक है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद अब अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा का जो मान आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, P अपॉन H, दैट इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्लियर होता है ये बात? ठीक है। ये मॉड वैल्यू के टर्म में ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ये मॉडुलस साइन के टर्म में है, मॉडुलस साइन के टर्म में है डिस्टेंस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब जैसे ही हमको साइन थीटा पता चल गया तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू P1 का मान किसके बराबर है? C2 माइनस C1 अंडर रूट ऑफ
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। P2 का मान किसके बराबर है? D2 माइनस D1 अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का मान कैलकुलेट किए हैं A2 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 A1 B2 का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये रिजल्ट बनेगा C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, और इसी को लिखने का तरीका है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A1 B1 A2 B2। यही रिजल्ट ये भी देगा, क्योंकि मॉडुलस साइन लिया हुआ है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A1 B2 पहले आएगा माइनस A2 B1, तो कोई खास अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। मॉडुलस में हम पहले माइनस लिखें बाद में प्लस लिखें, ये एक ही बात होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आता है, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसी एरिया को हम इस लाइन के लिए सीखते हैं कि इफ, नोट करके इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, डायरेक्ट पूछता है कि इफ इक्वेशन ऑफ, इफ side equation of parallelogram is, side equation of parallelogram is y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus d1, y is equal to m1x plus c2 and y is equal to m2x plus d2। इसके लिए मैं डायग्राम अगर बनाऊंगा तो आपके पास जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, ए बी सी और डी, देखिएगा। तो इसका इक्वेशन मानते हैं कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, इसका इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस d1, इसका इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c2, है ना, और इसका इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। तो सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंस। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इस टर्म में अगर लिखना चाहे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, है ना, C1 C2 C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, और डिनोमिनेटर क्या कहना चाहता है, स्लोप के टर्म में, है ना। ये जो लिखा हुआ है A1 अपॉन B2, ये स्लोप का टर्म दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 का डिफरेंस। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इस टर्म में भी हम लोग बहुत विशेष बात इस पे करते हैं। इसी शेप में अगर हम लोग बात करें आगे, तो रोम्बस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस स्क्वायर भी होता है ना, सॉरी, रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो रोम्बस के केस में हम लोग जो बात करते हैं कि नॉन पैरेलल साइड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री हो गया तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और डायगोनल जो है वो हमेशा राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का स्पेशल केस देख लिए कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन दे दिया तो एरिया निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि नोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट टर्म होगा का मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन देयर स्लोप होगा। नॉन पैरेलल साइड के स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉन पैरेलल साइड का स्लोप। तो हम लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, है ना, पैरेलल साइड कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट बिटवीन द पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट, और नीचे में डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन द स्लोप होगा। अगर हम लोग एरिया ऑफ द रोम्बस के लिए बात करते हैं, सेकेंड टर्म है इसमें एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के लिए अगर हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस के लिए बात करें तो एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ d1 इंटू d2 भी लिख सकते हैं,
खासकर एरिया के केस में। ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा होता है। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल। तो रोम्बस के केस में जो साइन थीटा होता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर हम लोग एरिया के लिए बात करें, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहाँ नोट कीजिएगा, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ना, दैट इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में रोम्बस के केस में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और इस केस में साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो रोम्बस के केस में अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ d1 d2, और ऐसे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन केस ऑफ डायगोनल के केस में लिखा जा सकता है, तो वो एरिया होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा। साइन थीटा के केस में जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन डायगोनल्स होता है। तो ये दोनों रिजल्ट अलग अलग रिजल्ट है। इसमें साइड्स इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और साइड के इक्वेशन में एक रिजल्ट तो ये वाला आता है p1 p2 अपॉन साइन थीटा, जो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट अपॉन एंगल बिटवीन साइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन। उसी चीज को हम लोग कन्वर्ट किसके टर्म में किए, कोफिशिएंट के टर्म में। जो भी लाइन का इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट के टर्म में अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को याद रखना चाहें तो c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 का मॉड, है ना, मॉडुलस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a1 a2 अपॉन b1 b2। क्लियर होता है ये बात। उसी चीज को अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंस इनटू कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्लोप का डिफरेंस, याद रखने का तरीका है। अगर डायगोनल दे दिया है तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज हाफ d1 d2 साइन थीटा, एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ d1 d2। क्यों d1 d2 साइन थीटा का मान रोम्बस के केस में 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो होता है डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इस पे हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, और फिर चैप्टर। इस पे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको ये बात समझना है कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइन होगा और ये दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल लाइन होगा। तो हम लोग अगर पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाना चाहें रफली तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने का अगर हमारे पास रिजल्ट याद है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है 4x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपको लाइन कंसीडर करना है तो यहाँ पे सोचना होगा कि पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स के केस में ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x और y इन दोनों लाइन का सेम है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। अभी अगर हम लोग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ABCD, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था C1 माइनस C2, D1 माइनस D2, है ना, और डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स A1 A2 B1 B2। अब यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि A1 का मान ये वाला होगा, ये दिया हुआ है A1, है ना, 3, और B1 इज इक्वल टू माइनस 4, C1 का जो मान दिया हुआ है वो 1, और इसमें C2 का जो मान है वो है 3, ठीक है। इसी तरीके से A2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो A2 इज इक्वल टू 4, B2 के लिए बात करें तो B2 इज इक्वल टू माइनस 3, और D1 के लिए बात करें तो D1 इज इक्वल टू माइनस 1, और D2 के लिए बात करें तो D2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें हमको वैल्यू रख देना है। अगर आपको ये पैटर्न ध्यान में रहेगा तो एरिया निकालना बहुत आसान है और क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है ना।
ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है, एकदम छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, कहीं भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स मैच में पूछता है। ठीक है, तो अगर हम C1 माइनस C2 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस 3, D1 माइनस D2 लिखना चाहते हैं तो -1 प्लस 2, जैसा भी होगा उसके हिसाब से लिखते जाइए। मॉडुलस वैल्यू ऑफ A1 कितना हो गया 3, A2 कितना हो गया 4, B1 कितना हो गया -4 और B2 कितना हो गया -3। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये -3 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा -3, ये लिखा हुआ है मॉड वैल्यू ऑफ -9 प्लस 16, देखना मॉड वैल्यू। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो डैट वैल्यू इज इक्वल टू 2/7 स्क्वायर यूनिट। अब ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं, 2/7 स्क्वायर यूनिट इज द बी ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। पहला बात क्लियर होता है, ये मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन लिया था। ठीक है, सिंपली A1x प्लस B1y प्लस C1 के टर्म में। अब मैं आगे इसी में बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। आइए अगले क्वेश्चन में जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों पे अभी हम लोग डिस्कशन लिए थे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम लोग निकालना चाहें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, रफली डायग्राम देखिएगा, उससे आपको क्लियर होगा। मेरा पर्पस बस इतना ही है, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू nx और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू nx प्लस 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डैट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो C1 का जो मान है वो 0 है, C2 का मान 1 है, ठीक है, D1 का मान 0 है, D2 का मान 1 है। स्लोप तो M1 इज इक्वल टू M है और M2 इज इक्वल टू N है, तो हम लोग एरिया लिख सकते हैं C1 माइनस C2, यही जानते हैं, इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, अभी सीखे थे। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा भाई, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1, D1 माइनस D2 कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 और M1 माइनस M2 हो जाएगा M माइनस N। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डैट वैल्यू इज इक्वल टू M माइनस N। अब ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर इज डी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछा जाता है। ये बहुत पहले स्क्रीनिंग में पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है जहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा ही जाता है हर साल, 2 साल 3 साल के बाद एक बार जरूर रिपीट करता है। इस बात को अच्छे से सीखिएगा। और अब जो मैं पिछले 1-2 क्लास से पढ़ रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म से, वो सारा का सारा स्ट्रेट लाइन में इंपॉर्टेंट है। भले डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना पूछे, पर इन सब सेक्शन का यूज आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और हर एक टॉपिक में इसका यूज हमको पड़ेगा, तो इस चीज़ को हमको भूलना नहीं है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी रिजल्ट मैंने यहाँ पे याद रखा है उसको प्रॉपरली याद रखना है। क्वेश्चन को अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, रिजल्ट को हमको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, फार्मूला हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे सेक्शन में जैसे सर्कल हो गया, कोनिक हो गया, वहाँ पे हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point and making a given angle with a given line, making a given angle with a given line। कहने का मतलब क्या हुआ, हमको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through x1 comma y1 and makes an angle अल्फा रेडियन या डिग्री कुछ भी, अल्फा रेडियन विथ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ज्योमेट्री में देखना चाहूँ 2D प्लेन में, तो ये कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c,
और हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है जो कि इससे अल्फा एंगल बनाता हो, इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता हो और x1 कॉमा y1 से पास करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो ये एंगल थीटा बनाएगा क्योंकि इसका स्लोप हमको पता है और m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये एंगल आ गया। तो अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो अल्फा ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी बना सकता है या ये लाइन इस तरीके से भी एंगल बना सकता है। जो डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, लिखे हुए पे क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए कि ये P पॉइंट है x1, y1। इसका मतलब क्या हुआ कि डेविएशन ऑफ द लाइन आइदर क्लॉक वाइज अल्फा और एंटी क्लॉक वाइज अल्फा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर क्लॉक वाइज डेविएशन होगा इस लाइन के थ्रू तो माइनस साइन एज्यूम करेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज अगर हम लोग मूवमेंट लेंगे लाइन का जो कि दिए हुए लाइन के साथ एंटी क्लॉक वाइज अल्फा एंगल बनाता है तो प्लस साइन एज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, समझना इस बात को कि हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, पॉइंट हमको पता है और टोटल एंगल हमको पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा x माइनस x1। क्लियर होता है ये बात? इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है जो कि दिए हुए पॉइंट से पास करता है और दिए हुए लाइन के साथ वो अल्फा एंगल बनाता है, दिया हुआ एंगल जो है अल्फा, उसके बारे में फिर ये मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर कि वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मेंशन नहीं होगा तब तो आपको ये दोनों चीज कंसीडर करना होगा, प्लस और माइनस के लिए दो लाइन निकल कर आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि मेक एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द गिवन लाइन, उस केस पे हम लोग सिर्फ प्लस कैलकुलेशन में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड सेक्शन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इंक्लाइंड एट π/4 रेडियन टू द लाइन दिस। तो बिल्कुल सेम सेक्शन है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ये कोई भी लाइन है ना, इसका इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? स्लोप। स्लोप इसका होगा -2/3, मतलब tan थीटा का मान तो हमको पता चल गया कि tan थीटा जो है हमारे पास -2/3। अब इस लाइन के साथ कोई भी लाइन π/4 रेडियन का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि π/4 किस डायरेक्शन में बना रहा है ना, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, -π/4 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए अगर ये 2,3 से पास करता है। अगर मान लीजिए कि इधर भी होगा तो इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो सकता है? y-3 tan थीटा प्लस माइनस π/4 और x-2 डायरेक्ट, है ना। अब हमारे पास ये इनके लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट tan थीटा प्लस माइनस π/4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस माइनस π/4, है ना। तो एक बार अगर हम प्लस के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो tan थीटा प्लस π/4 के लिए हम लोग tan a प्लस b पे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan π/4 और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan π/4 लिख सकते हैं या नहीं? जानते हैं ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लिखना चाहें तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं दैट वैल्यू इज इक्वल टू tan थीटा का मान -2/3, tan π/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/5। तो एक तो स्लोप हमको पता चल गया प्लस के केस में। इसी तरीके से अगर माइनस के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो माइनस के लिए tan थीटा माइनस π/4 का मान कैलकुलेट करेंगे और ये लिख सकते हैं tan थीटा माइनस tan π/4 और 1 प्लस tan थीटा tan π/4। देखना क्या ये लिखा जा सकता है या नहीं?
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan थीटा का मान हमारे पास यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -2/3 -1, और ये लिखा जा सकता है -2/3। देखना क्या ये लिखा जा सकता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया -5/1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया -5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y-3, प्लस के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो 1/5 x - 2, और एंड साथ में क्या इक्वेशन होगा, y-3 इज इक्वल टू -5 x - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, इसको नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट इज इक्वली इंक्लाइंड विथ टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन required equation of the line, required equation of line which is equally inclined with the line y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 and passing through the point P अल्फा बीटा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को हमको समझना होगा, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन को लिखने का कोशिश करें। समझिएगा, ये कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और ये लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, अब हमको एक लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइन है। इक्वली इंक्लाइन बोलने का मतलब क्या हुआ कि दैट एंगल और ये एंगल दोनों सेम बनाता हो, ये रिक्वायर्ड लाइन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है ना, क्योंकि डॉटेड के फॉर्म में है। ये रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर? तो अगर हम लोग रिक्वायर्ड लाइन का, क्योंकि ये जो लाइन है वो पास कर रहा है P अल्फा बीटा से, तो अगर हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता चल जाए, यदि हम लोग स्लोप के बारे में जान जाए तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमको यही सीखना है कि स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द टू गिवन लाइन। तो अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो लाइन का इक्वेशन लिखना आसान होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस बीटा is equal to m x minus alpha, where m is slope of required line। पहला बात तो क्लियर है कि m क्या है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब हमको m का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि m जो है इक्वली इंक्लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका है m को कैलकुलेट करने के लिए। इसका स्लोप हमारे पास m2 दिया हुआ है, इसका स्लोप m1 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में हमेशा, अगर आपको याद नहीं रखना है तो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को कि अगर हम यहाँ से इसका मूवमेंट ले रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो इसके बाद जो ये एंगल मेजर करेंगे वो भी हम उसी मूवमेंट के साथ मेजर करेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और एंगल बिटवीन द लाइन के लिए ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट वैल्यू इसका और टेंजेंट वैल्यू इसका बराबर होगा। मॉड वैल्यू के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं टैन थीटा का मान, तो थीटा का मान हम लोग कैसे लिखेंगे? दो तरीका होता है टैन थीटा लिखने का, क्योंकि थीटा बराबर है तो टेंजेंट वैल्यू बराबर होगा। तो टैन थीटा का मान अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर ये स्लोप m है तो हम इसके लिए लिखते हैं m माइनस m1 1 प्लस m1। और दूसरा इसके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m। तो अगर आप इस पैटर्न से m का मान कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि m1 का मान पता होगा, m2 नोन वैल्यू होगा, m अननोन वैल्यू है। m हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। बहुत जगह पे इसी रिलेशन को इस तरीके से भी लिखता है, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m। तो ये दोनों लगभग सिमिलर रिलेशन है, एक ही तरीका है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन मतलब अननोन स्लोप निकालने का जो तरीका है, तो जो मैं एंगल का मूवमेंट ले रहा हूँ वो बिल्कुल सिमिलर ले रहा हूँ। अगर आप एंगल का मूवमेंट सिमिलर लेते हो यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, तो सबसे पहले जिधर एरो जा रहा है वो स्लोप m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस mm1। उसके बाद जब आप यहाँ से एंगल मेजर करते हो तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m। ठीक है, अगर हम माइनस साइन कब लगाएंगे, ठीक है, तो उसको बस हम ऐसे इस बात को समझेंगे कि अगर हम यहाँ से इधर स्लोप एंगल मेजर कर लें और इस साइड से इधर की ओर मेजर कर लें, एक तरफ क्लॉक वाइज दूसरी तरफ एंटी क्लॉक वाइज, तब हमारे पास माइनस साइन का यूज करना होगा। तो आप एक बात सीख कर सॉल्व कीजिएगा। मैं जनरली क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करता हूँ कि जो मैं एंगल का मूवमेंट लेता हूँ वो सिमिलर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने इस पॉइंट से ऐसे एंगल मूव कराया एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, तो इस लाइन के थ्रू इधर भी जाएंगे तो हम एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, और जिधर एरो होगा उस हिसाब से मैं m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस mm1 लिखूंगा। और दूसरे के लिए अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एरो किस पे है, m2 पे, तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2m। क्लियर होता है ये बात? इस पे अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, पहले इस बात को आप लिखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड to the line 3x minus 4 by minus 7 is equal to 0, 12x minus 5 by plus 11 is plus 6 is equal to 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं कट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का, और ये इक्वेशन है 12x माइनस 5 बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। अगर हम इसके स्लोप के लिए बात करते हैं तो 3/4 m1 का मान, और इसके स्लोप के लिए बात करते हैं m2 का, तो ये आ जाएगा 12/5। ठीक है, तो जो हमको पहला इंफॉर्मेशन चाहिए दिए हुए लाइन का स्लोप हम लोग निकाल लें। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन 3x माइनस 4 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5 बाई। तो मान लेते हैं कि ये इस लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन है ना। ये कहाँ से पास कर रहा है ये रिक्वायर्ड लाइन? दिस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, 2, 3। तो हम मानते हैं कि इसका स्लोप जो होगा m होगा। तो इक्वेशन ऑफ, अगर रिक्वायर्ड लाइन लिखना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू m x माइनस 2, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो m मैंने माना है। ठीक है, अब हमारे पास इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात यही है कि इक्वली इंक्लाइन के केस में स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमको मूवमेंट कंसीडर करना है। अगर हम इस साइड से मूवमेंट ले रहे हैं और ये मूवमेंट ले रहे हैं, देखिएगा एरो मैंने लगाया है ना। तो उसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं m, ठीक है, m माइनस, ध्यान दीजिएगा, m माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3m/4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इधर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस, ये थीटा के लिए इक्वली इंक्लाइन है, सेम थीटा है, एरो किधर लगा हुआ है m2 पे। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे? m2, मतलब m2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 12/5 माइनस m और नीचे 1 प्लस 12m/5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और m का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 4m माइनस 3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3m। ये लिखा हुआ है 12 माइनस 5m, और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 12m। लिखा जा सकता है या नहीं? ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे
तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 4m माइनस 3 इंटू 5 प्लस 12m, और इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 5m इंटू 4 प्लस 3m। सॉल्व करते हैं इसको, देखना इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20m। लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा, आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 20m प्लस 48m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15 माइनस 36m। इसी तरीके से अगर हम इधर लिखना चाहें तो 48, ठीक है, प्लस 36m, ठीक है, और साथ में लिख सकते हैं माइनस 20m माइनस 15m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग के लिए m के लिए कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 48m स्क्वायर माइनस 15m स्क्वायर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 63m स्क्वायर। पहला बात तो क्लियर होता है। अब यहाँ आइए, ये बचा माइनस 16m, है ना, और यहाँ पे बच रहा है प्लस 16m। देखिएगा ध्यान से कि ये जो बच रहा है वो प्लस 16m और यहाँ बच रहा है माइनस, तो माइनस और माइनस ये आ जाएगा माइनस 32m। क्या क्लियर होता है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, माइनस 15 और प्लस 48, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 63, शायद इतना ही लिख सकते हैं। देखना क्या ये लिखा जा सकता है, देखो लिख सकते हैं। अब आइए, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें तो 9 7, कैलकुलेशन थोड़ा सा तो लेंदी दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो हम m के लिए सॉल्व कर कर लिखते हैं, ठीक है। तो m को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 463 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 63। देखिएगा अगर कुछ कॉमन निकल कर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हम दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 5 20m प्लस 48m स्क्वायर माइनस 15 और माइनस 36m, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 4 48 प्लस 36m माइनस 20m और माइनस 15m स्क्वायर, तो माइनस 15m स्क्वायर इधर आ जाएगा 48 के साथ, तो ये आ जाएगा 48 और 5 53 10 63, ठीक है। 63m स्क्वायर ये बिल्कुल सही है। ये डिफरेंस जो बनेगा वो माइनस 16m का बनेगा और इधर प्लस 16m का है, तो इधर आ जाएगा माइनस 32m, और उसके बाद ये माइनस 15 है, 48 इधर आएगा माइनस है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ से m का मान कैलकुलेट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि m का मान क्या आ रहा है, इसको नोट कीजिएगा। m का मान कैलकुलेट करते हैं। m का मान जो आपके पास निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 9/7 और माइनस 7/9, तो m का मान निकल कर आएगा 9/7 और माइनस 7/9। इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर भी आसानी होगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम m का मान निकाल लेंगे तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आएगा बाई -3, है ना, और m का मान आया है 9/7 x-2, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा बाई -3 -7/9 x-2, ठीक है। ये आंसर होगा। पहला बात क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले ज्योमेट्रिकल डायग्राम हम लोग समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन चेंज किया गया है। वहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा था, यहाँ ट्रायंगल के फॉर्म में बोला जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दो इक्वल साइड्स का हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये दो इक्वल साइड्स है। इसका इक्वेशन हमको, इक्वल साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। आइसोसेलेस साइड्स का इक्वेशन का है ये 7x माइनस बाई प्लस 3 = 0, और ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बाई माइनस 3 = 0, ठीक है। और जो थर्ड साइड है वो पास कर रहा है 1, -10 से।
अब इसका स्लोप अगर हम लोग लिखना चाहें तो -1 होगा और इसका जो स्लोप होगा वो +7 होगा, देखा है ना। तो ये मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। m1 और m2 मान लें, और हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BC, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है वो m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y + 10 = m x - 1, ठीक है। देखना ये जनरल है, हम लोग ये सारी बात बहुत बार सीख चुके हैं, बस हम लोग एप्लीकेशन अपना इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर डिफरेंट केस दिया हुआ रहेगा तो हम उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप हमने माना है, और आइसोसेलेस के केस में एंगल जो बनेगा बेस पे वो कैसा एंगल बनेगा, इक्वल एंगल बनेगा। तो ये भी एंगल थीटा होगा इस लाइन के बीच का, और इन दोनों लाइन के बीच का भी एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब हमको यहाँ पे थीटा इक्वेट करने के लिए मूवमेंट का ध्यान देना होगा। अभी मैंने आपको बोला था मूवमेंट का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये भी केस क्या है, इक्वली इंक्लाइन है। दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइन विथ टू लाइन AB एंड AC, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि जब भी हम एंगल का कैलकुलेशन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पे ही बात करते हैं। अगर आप एक जगह पे क्लॉकवाइज कैलकुलेशन ले रहे हैं तो दूसरी जगह भी मूवमेंट जो होगा एंगल का लेना वो क्लॉकवाइज लेना होगा। हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर एरो यहाँ पे लगाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे एरो ऐसे लगाएंगे। अब इन दोनों एंगल को हमको इक्वेट करना होगा, बात समझ में आया। तो अगर आप इस मूवमेंट को ध्यान रखते हैं तो कोई प्लस माइनस साइन का अंतर नहीं पड़ेगा। जहां भी इक्वली इंक्लाइन का केस आएगा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये tan थीटा और ये टेंजेंट वैल्यू दोनों बराबर होगा। तो हम लोग इसके लिए अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि दैट थीटा इज इक्वल टू, मूवमेंट इधर है m - m1 1 + m1 इज इक्वल टू, उसका मूवमेंट उधर है m2 - m 1 + m2m। क्लियर होता है ये बात। तो जहां आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का ध्यान रखा तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ये एरो जिधर एंटी क्लॉकवाइज में गिर रहा है, सबसे पहले इसका स्लोप फिर इस लाइन का स्लोप, ये एरो इधर आ रहा है पहले इसका स्लोप फिर डिफरेंस ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये हमारे पास तरीका है। सबका मान हमको पता है, हम इसके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m + 1 1 - m, और इसके लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m2 = 7 - m 1 + 7m, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ रहा है m + 1 1 + 7m, ठीक है, और ये आ रहा है 1 - m 7 - m, ठीक है। ये बात, इसको सॉल्व कीजिए तो m + 7m² + 1 + 7m, देखना m 7m² + 1 + 7 इज इक्वल टू 7 - m - 7m + m², ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6m², पहला बात क्लियर है, 6m² - 8m और इधर +8m + 16m, और इसके लिए लिखा जा सकता है -6 = 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना है आपको, देखिएगा इधर, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक फैक्टर और लिख देते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, 3m² + 8m, है ना, 8m - 3 = 0। अब आइए, ये लिखा हुआ है 3m² + 8m - 3 = 0। इसके लिए सॉल्व कीजिएगा तो 3m² + 9m - m - 3 = 0। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3m कॉमन लेंगे, m + 3 -1 कॉमन लेंगे, m + 3 = 0, और इसको लिख सकते हैं 3m - 1 m + 3 = 0, ठीक है। और यहाँ से अगर m का मान कैलकुलेट करना चाहें तो वो मान आ जाएगा 1/3 और -3। m का मान जैसे ही कैलकुलेट हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिएगा इधर लिख रहे हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y + 10 इज इक्वल टू 1/3 x - 1, और दूसरा इक्वेशन होगा y + 10
इज इक्वल टू -3x-1। ये इसका आंसर होगा। तरीका क्लियर होता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है ये तरीका, ठीक है। बाकी बातें हम लोग आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करके देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए।